नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो हम लोग क्लास 11th की मैथ पे डिस्कस कर रहे थे। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम लोग टोटल अपनी थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। सवालें कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस में नहीं लाने वाले हैं। सवालें कुछ बाहर से ली जाएंगी या हो सके समझाने के लिए आप लोगों को वहाँ से भी अपने एनसीईआरटी बुक के हिसाब से भी सवालें उठाई जा सकती हैं। लेकिन टोटली हम लोग इस सेशन में जो अभी सेशन कर रहे हैं इसमें एनसीईआरटी की सवालों को सॉल्व नहीं कराया जाएगा। उसके लिए आपको एक अलग से चैनल पे ही प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो करीबन 50 से 60 सवाल के बीच में ऐसा कुछ होगा अपने सेट में टोटल, जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली में सवालें दी गई हैं। तो प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व एक एक सवाल पे एक एक वीडियो, पार्टिकुलर एक सवाल का एक वीडियो आपको मिलेगा, जो 2.5 से 3-4 मिनट जैसे सवालें होंगी उन पे वैसा ही टाइम दिया जाएगा और बिल्कुल डिटेल में उनको समझा जाएगा। आपका टाइम आप उन्हीं सवालों पे लगाइए। पहले तो आप सवालों को खुद से ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे थ्योरी पढ़िए, एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद फिर आप सवालों को खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर नहीं आता है तब आप लोग उस वीडियो का सहारा लीजिएगा। तो उसका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा प्लेलिस्ट में। हो सके तो आज चीज़ें जितनी पढ़ाई जाएंगी, तो आज के ही सेशन में एक चीज़ और पढ़ा दी जाए। पिछले सेशन में समुच्चय निर्माण विधि हम लोग पढ़ रहे थे कि समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, लिखने के कुछ तरीके होते थे, तो उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो एक तरीका अपना हो गया था, रोस्टर फॉर्म जिसे कहते थे या सारणी फॉर्म जिसे कहते थे। तो अब दूसरा तरीका जो था वो समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि भी कहा जाता था। तो जैसे ही हम लोग गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि को पढ़ लेंगे, उसके बाद अब एनसीईआरटी बुक की जो प्रश्नावली 1.1 है तो उसको सॉल्व करने के लायक हम लोग हो जाएंगे। यानी कि टोटल उसमें जितने रूल्स का यूज हुआ है वो अब तक की चर्चा में डिस्कस में आ जाएगा। तो आज उसको सॉल्व करने के बाद आप लोग पहले तो खुद से ट्राई कीजिएगा। जितने रूल्स बताए गए हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं है प्रश्नावली पहली में, तो ये आपका एक तरह से होमवर्क हो जाता है। तो अब डिस्कस में बात थी आगे की चीज़ों को चर्चा करने की, तो एक बार मोटा मोटी रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय पढ़ रहे थे हम लोग, जिसे इंग्लिश में सेट कहा जाता है, तो इसे ज़्यादातर लोग हिंदी में भी सेट ही बोल देंगे, तो बाकी इसका हिंदी समुच्चय होता है। तो समुच्चय में हम लोगों ने इसकी परिभाषा को पढ़ा। तो परिभाषा क्या थी इसकी? परिभाषा पे बात करें तो सुव्यवस्थित या सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह जो कि सेट कहलाता है। तो इसे लिखा कैसे जाता था इस पे तो नीचे बाद में चर्चा हुई थी। उस पे कुछ पॉइंट थे जिनमें यह बताया गया था कि अवयव कहा जाए, वस्तु कहा जाए या सदस्य कहा जाए, ये तीनों चीजें पर्यायवाची होती हैं। सदस्य कहा जाए, अवयव कहा जाए या वस्तु कहा जाए, ये तीनों पर्यायवाची शब्द होते थे। इस पे बात हो गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने एप्सिलॉन पे बात की थी या एप्सिलॉन नॉट पे। तो यदि कोई अवयव होता था तो अवयव को पहले लिखा जाता था, जिस सेट में पाया जाता है उसे यहाँ पे लिख दिया जाता था। तो ऐसा कहा जाता था जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए नाम का जो समुच्चय है उसका एक अवयव है, और जो यहाँ पे दिया जाता था एप्सिलॉन नॉट को, तो यहाँ पे ए जो है वो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसके पढ़ने का जो तरीका होता था वो ये होता था कि जो अपना स्मॉल ए है वो कैपिटल ए नाम के समुच्चय का अवयव नहीं है। यानी कि इस समुच्चय में जितने अवयव पाए जा रहे हैं उनमें ए नाम का कोई बंदा दिख नहीं रहा है। ए को हम लोग, अब जैसे एक फैमिली, ये एक पूरी परिवार है और उसमें ये बंदा रहता है। तो आपसे आकर कोई पूछे कि आपका नाम, अपना नाम कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो आपका कोई भी बंदा आके पूछे, ये आपका पूरी फैमिली है, ये आप हैं, तो आपसे आके कोई पूछे कि आपके फैमिली वालों से कि क्या मोहन आपके घर में रहता है, तो इसका एप्सिलॉन का मतलब हाँ रहता है। अब लेकिन वही बंदा जाके आपके पड़ोस में पूछे कि क्या आपके घर में मोहन रहता है, तो ये यहाँ पे ऐसा कीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे एक बी है सेट, इस बी का अवयव नहीं है। तो अब आके कोई बंदा पूछे
एक ये पड़ोसी बच्चा है और यहाँ पे ए ही रखिए, तो ये कोई पड़ोसी बच्चा है और आपके घर में आके आपके फैमिली से कोई व्यक्ति पूछे कि क्या बी आपके परिवार का एक सदस्य है, तो आप सीधा मना कर देंगे, यानी कि काट देंगे कि नहीं, बी हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। तो सिंपली वही, ए जो है एक तरह से परिवार है और उसमें ये एक मेंबर है, सदस्य यानी कि मेंबर ही होता है, यानी कि ए जो सेट होता है वो एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई उनकी फिक्स वैल्यू नहीं है कि इतने ही लोग होने चाहिए। तो वैसे ही सेट है, उसमें भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग जैसे बढ़ेंगे तो हम लोग दो टाइप के सेट पढ़ने वाले हैं, एक परिमित सेट, एक अपरिमित सेट। तो अभी उस पर चर्चा थोड़ी सी टाइम लगेगी, एक आध दो टॉपिक के बाद परिमित अपरिमित शब्द आने वाला है, तो इस पे चर्चा हो गई थी। उसके बाद फिर सेट को लिखने का तरीका था, यानी कि समुच्चय को ऐसा लिखिए, जो समुच्चय को लिखने की कुछ विधियां थी, लिखने की विधियां थी। तो इसमें दो तरीके की विधियां आप लोगों को बताई गई, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरी जो थी समुच्चय निर्माण। तो रोस्टर फॉर्म तो हो गई थी, ये जिसे सारणी फॉर्म भी कहा जाता है। अब बात थी समुच्चय निर्माण पे। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग ने ये सीखा कि हम लोग पहले अवयवों का कलेक्शन बनाते हैं, परिवार के सभी लोगों को बुलाया, बीच में एक एक कॉमा देकर परिवार के सभी लोगों का नाम लिखा, बीच में एक एक कॉमा देके अलग किया, उसके बाद सभी को मझले कोष्ठक में, जैसे आपके परिवार में कुछ लोग रहते हैं, ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, डी, ये चार लोग आपके फैमिली में रहते हैं, चारों को एक जगह पे नाम लिखा इनका, सभी को कॉमा से अलग किया और मझले ब्रैकेट में जब बंद कर दिया तो ये आपकी पूरी फैमिली हो गई, यानी कि चारों लोगों को बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया और उनको घर में बिठा दिए, ये आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो उसी प्रकार से ये सेट भी कंप्लीट हो जाता था। अब बात थी समुच्चय निर्माण विधि की, तो आइए फिर इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इस समुच्चय निर्माण को यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय को लिखने की दूसरी विधि पे बात करते हैं हम लोग। तो दूसरी विधि क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले समुच्चय निर्माण विधि। या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, किस नाम से? तो इसी को हम लोग गुण विधि भी कहते हैं, गुण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, तो इन दो नामों से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जितने भी अवयव समुच्चय में मौजूद हैं उनका एक विशेष गुणधर्म होता है जो उसके बाहर के अवयव में नहीं पाया जाता। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो इस बात को यहाँ पे लिखते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि में सभी अवयवों का एक विशिष्ट गुणधर्म होता है। समुच्चय निर्माण विधि में सभी अवयवों का एक विशिष्ट गुणधर्म होता है जो बाहर के किसी अवयव में नहीं पाया जाता, जो बाहर के किसी अन्य अवयव में नहीं पाया जाता, अन्य अवयव में नहीं पाया जाता।
तो समुच्चय निर्माण विधि में सभी अवयवों का एक विशिष्ट गुणधर्म होता है जो बाहर के किसी अवयव में नहीं पाया जाता, यानी कि उसी गुण को हमें यहाँ पे लिखना होता है। यानी कि इस विधि में सभी जितने अवयव होंगे समुच्चय के जितने भी समुच्चय में जितने भी अवयव सदस्य या वस्तुएं हैं उनका सभी का एक विशिष्ट गुणधर्म वो रखने वाले हैं। वैसा गुणधर्म जितने भी अवयव रखते हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, यानी कि बाहर कोई भी एक भी अवयव ऐसा नहीं रहेगा जो पूरी तरह से ऐसा गुणधर्म रखता हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण लिख देते हैं। तो उदाहरण में अब जैसे आपको दे दिए जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अभी उसको लिखना कैसे है ये अभी थोड़ी देर बाद चर्चा होने वाली है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो हैं ये एक ऐसे हैं, तो अगर इनको ही ये तो देखिए कुछ इस तरह से लिखा जाता है। थोड़ा देर पेशेंस और रखिए, उसको हम बता रहे हैं कैसे लिखा जाता है। तो अगर इसको रखा जाए तो इसको अगर हम लोग पिछले वाले में जो अपना रोस्टर फॉर्म था या जिसे सारणी फॉर्म कहा जाता था उसमें लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार ए ई आई ओ यू कुछ इस फॉर्म में लिख सकते थे। यानी कि यहां से एक बात निकल कर आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ये जो स्वर लिखा हुआ है यदि इस रूप में यानी कि उसका गुण लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण या गुण विधि, यानी कि गुण को लिखा गया गुण विधि। और इसी चीज को अगर इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो ये क्या कहलाया, ये समुच्चय निर्माण रोस्टर फॉर्म या सारणी फॉर्म कहलाया। तो यानी कि हम लोग रोस्टर फॉर्म से यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि हम लोग समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में और रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक ही बात को हम दोनों विधियों में लिख सकते हैं। तो अब ये तो हो गया इसका उदाहरण। तो अब बात करते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। तो इसको लिखा कुछ इस प्रकार से जाता है कि अगर इसको नाम दे दिए जाए, एक वी से नाम दे देते हैं क्योंकि वावेल्स है इसीलिए थोड़ा सा लगे इसलिए वी, बाकी आप नाम देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि नाम जो होता है वो कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में और जो यहाँ पे अवयव होते हैं वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो अब इसको लिखा कैसे जाता है, वी यहाँ पे लिखते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट यूज करते हैं मझला वाला, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं एक्स आप यूज कर सकते हैं या कोई भी। तो यहाँ पे एक्स इसको बोलते हैं कॉलन। तो ये जो अपने पास चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको बोला जाता है कॉलन। इंग्लिश में इसे पढ़ा जाता है सच दैट, जिसे कहा जाता है ऐसा है कि, हिंदी में ऐसा है कि। तो यहां पे एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का यानी कि एक्स एक ऐसा अवयव है कि एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का या अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द लिखना ज्यादा उचित होगा, के स्वर है या का स्वर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको मझले ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो कुछ ये इस तरह से जो लिखा गया, जो हम लोगों के सामने ये तरीका दिख रहा है आप लोगों को, यही तरीका कुल मिला के कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसमें सिंपली गुणों को लिखा गया है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाता है समुच्चय निर्माण विधि, ये ऊपर वाला हो जाता है रोस्टर विधि। तो उम्मीद है कि यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब इसको लिखा कैसे जाता है, उसी को अगर आप लोग शाब्दिक रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद
हम आपको बता देते हैं कि इसको शाब्दिक रूप में भी कैसे लिखा जाता है, मतलब इसी चीज को शब्दों में लिख देते हैं जिससे कि आपको वो याद रहे। हाँ, तो इसको हटाने से पहले एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने टर्म यूज किया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा उपरोक्त में एक्स के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी छोटे वर्ण का यूज कर सकते हैं, यूज नहीं प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पे एक्स ही ना लिखकर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। जरूरी नहीं है कि एक्स ही लिखा आए, पेपरों में कुछ अलग तरीके से भी कुछ टर्म आ सकती है, यहाँ पे ए बी सी डी, लेकिन इसी तरह के होंगे एक्स, या हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ हैं, या फाई वगैरह। फाई तो इसमें नहीं यूज होगा, फाई दूसरे सेंस में यूज होता है। यहाँ पे सेंस मतलब जो सेट में फाई का यूज होता है वो निंगल्टन सेट यानी कि रिक्त समुच्चय के रूप में होता है, तो यहाँ पे फाई नहीं हो सकता। जैसे अल्फा बीटा गामा ये सब चीजें भी यूज में लाई जा सकती हैं, थीटा वगैरह ये भी यूज में लाया जा सकता है। तो अब इसको करते हैं रफ और इस बात पे चर्चा करते हैं कि इसको लिखने में जो मतलब लिखा कैसे जाता है उसकी शाब्दिक चर्चा कर ली जाए। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं कैसे समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग, या गुण विधि जो है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे उसको लिखा जाए। तो जो स्टेप फर्स्ट है अपना, जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं सिंपली, तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया समुच्चय के अवयवों का वर्णन जो है करने के लिए वो हम लोग एक प्रतीक का यूज करते हैं x का। यहाँ पे फिर से एक बार बता दें हम लोग, ये जो x टर्म हम लोगों ने यूज की है इसके जगह पे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी छोटे लेटर का यूज कर सकते हैं। अभी नीचे हम लोगों ने नोट में उस पॉइंट को लिखा था, तो यहाँ पे x या x के ही तरह का कोई वर्ण यूज में हम लोग ला सकते हैं। अब उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हमें लिखना है, x के बाद हमें कॉलन लगाना है, x के बाद चिन्ह, ये जो होता है जिसे कॉलन कहते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो जाता है सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या होता है, तो स्टेप सेकंड को फॉलो करने के बाद उसके बाद सभी को मतलब जो अवयव हैं उनका एक जो विशिष्ट गुणधर्म है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अवयवों का विशिष्ट गुणधर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए एक प्रतीक का यूज करते हैं। सेकंड स्टेप में x के बाद यानी कि जो प्रतीक हमने यूज किया है उसको हम लोग
यूज करने के बाद एक चिन्ह जो होता है वो डबल बिंदी ऊपर नीचे ऐसा लगा होता है, तो उसे कॉलन कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अवयवों का जो विशिष्ट गुण धर्म, जो अवयव वो विशिष्ट गुण धर्म रख रहे हैं उनको हम लोग लिख देते हैं सिंपली। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो आता है अपना, स्टेप फोर्थ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजें जितनी चीजें हुई हैं, ये सभी चीजें जितनी लिखी हैं सभी को मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, सभी को मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो ये चीजें स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 स्टेप में चीजों को लिखा जाता है। अब जैसे वही पुराना ले लेते हैं हम लोग। यदि एक समुच्चय V है और इसमें अपने AEIOU है, ये 5 अवयव, ये तो अपना रोस्टर फॉर्म हो जाता है। इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें समुच्चय निर्माण विधि में, तो समुच्चय निर्माण विधि में पहले तो हम लोग स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, एक सिंबल का यूज करेंगे x का, तो यहाँ पे x लिखेंगे और उसके बाद चिन्ह कॉलन का यूज करते हैं और उसके बाद इसका विशिष्ट गुणधर्म, तो यक्ष क्या है, ये तो अवयवों को ही दर्शा रहा था, तो यक्ष क्या है उसका विशिष्ट गुणधर्म, तो x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बस इतनी सी बात हो गई। स्टेप अपना एक कॉलन लग गया, विशिष्ट गुणधर्म लिख उठा और यहाँ पे अब स्टेप 4th को अप्लाई करने की बारी है। सभी को हम लोग एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस तरह से कुल मिला के मझले ब्रैकेट में बंद हो गया। यहाँ पे सेट V हम लोग इसको अब कहने के लिए रेडी हैं। तो ये हो जाते हैं 4 स्टेप में ये चीजें। अब बात आती है इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, क्या इन्हें ऐसे ही पढ़ दें, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो जी नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं पढ़ने का तरीका। तो पढ़ने का जो इनका तरीका है वो कुछ ये होने वाला है। इसको पढ़ा जाएगा सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये तो हो जाती है इसको पढ़ने का तरीका, यानी कि x सभी x का ऐसा समुच्चय, सभी x का समुच्चय एक ऐसा जहां पे अंग्रेजी वर्णमाला का जो x है, ये एक बार फिर से बता दें, इस x के बजाय हम लोग कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटे लेटर का वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड कहना गलत होगा, लेटर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है पढ़ने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग दोनों तरह के जो रूल्स थे उनको पढ़ चुके हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि और एक रोस्टर विधि। तो अब यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो पहला उदाहरण में कह रहा है कि समीकरण x² + x - 2 का हल रोस्टर विधि में लिखना है। तो एक हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो यहाँ पे हल होता है, यानी कि मूल निकालने की जो प्रक्रिया होती है, वो बीजगणित का पार्ट है। आप लोग उसको पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी, 9th में भी। तो इनमें भी ये समीकरण को सॉल्व करने का तरीका आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटी देख लेते हैं। यहाँ पे आगे जो संख्या लिखी रहती है उसको इसका लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट का यहाँ पे 1 है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं और उस संख्या को मन में ही रखते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 2 में मल्टीप्लाई होगा, 1 ही रहेगा। अब उसके बाद इस बीच सॉरी यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो अब इस बीच की संख्या को यहाँ पे देखिए, तो ये x का जो गुणांक है,
तो x का जो गुणांक है उसका हम लोग कुछ इस तरह से बंटवारा करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच की संख्या आ जाए और गुणा करने पर ये साइड वाली संख्या आ जाए। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 2 ही प्राप्त हुआ था। तो अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस 2x लिखें और माइनस x लिखें, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है अगर एक प्लस हो एक माइनस हो। तो इसका अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी है। तो अगर एक संख्या पॉजिटिव हो एक संख्या निगेटिव हो और उन दोनों को जोड़ा जा रहा हो तो सिंपली क्या होता है कि संख्याएं तो आपस में घट जाती है लेकिन चिन्ह जो आता है वो बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या को हम पॉजिटिव रखेंगे तभी यहाँ पे पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो ये बड़ी संख्या को पॉजिटिव रखा, छोटी को नेगेटिव, और इस तरफ से ये 2 ऐसे ही रहने दिए। अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा तो इस पार्ट में कुछ कॉमन होगा, कुछ इस पार्ट में कॉमन होगा। इसके इक्वल टू में 0 था, 0 को रहने देते हैं हम लोग। तो x प्लस 2 यहाँ से यानी कि x कॉमन लिया टोटली हमने, तो यहाँ से बचा क्या, x प्लस 2 बचा। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, तो माइनस तो कॉमन हो ही रहा है, साथ में 1 कॉमन हो रहा है, कुछ नहीं कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है। अब उसके बाद यहाँ से x माइनस 2 सॉरी प्लस 2 ये बच गया। अब इसमें से x प्लस 2 को फिर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2 को जब फिर से कॉमन लिया तो ये एक ब्रैकेट में आ गया, यहाँ से x प्लस कहना नहीं उचित है, x माइनस 1 ये आ गया, बराबर में 0 पहले आ रहा था। तो अब ये हो जाती है चीजें। अब उसके बाद जब 2 संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो यह पक्के तौर पे होता है कि उसमें से कम एक संख्या ऐसी रही होगी जो शून्य रही होगी। अब ये वाली भी संख्या शून्य हो सकती है, ये वाली भी संख्या, तो इसी को कहते हैं कि हम लोग बारी बारी से शून्य रखकर चेक कर रहे हैं। तो x प्लस 2 को एक बार शून्य रखा तो यहाँ से मिला हमें x बराबर माइनस 2, और इसी तरह से x माइनस 1 को जब शून्य रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो x बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो इसी का जो हल आया, यही एक हल ये आया, एक हल ये आया अपने पास। तो इन्हीं को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, पहले जितने अवयव होते हैं उन्हें लिखते हैं। तो यहाँ पे एक अवयव है -2 और एक अवयव है 1, और इसको सिंपली मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मझले ब्रैकेट में बंद करके एक सेट नाम दे दिए इसको a। अब आप लोग पहले इसको रख लिए होंगे तो आप लोगों के पास 1 पहले आ गया होगा, -2 बाद में। तो कुछ इस प्रकार से सेट आप लोगों ने बनाया होगा, तो टेंशन मत लीजिए। पिछले वीडियो में ही बताया गया था कि अगर इनका ऑर्डर बदल दिया जाए, यानी कि जो अवयव है उनका क्रम भी बदल दिया जाए, तब भी सेट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि ये आपको पहला उदाहरण इसका समझ में आ गया होगा। तो अब नीचे देखिए एक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये अपना समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि आप कह सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगेगा। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे ये लिखा है, सॉरी, यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो कुछ इस तरह से समुच्चय इतने को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x को जो ये कह रहा है उसी में डालते जाते हैं और ये मिलता जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखिए कंडीशन कहा है कि हमें ऐसे x एक अवयव है ऐसा कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो अपने ही चैनल पे एक संख्या पद्धति की एक सिंगल वीडियो पड़ी है, वो खास इसी सेट को पढ़ने के लिए ही वहाँ पे पढ़ाई गई है। तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए। तो उसको देखने के बाद जब आप लोग देखेंगे उसमें, तो पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी अभी आगे यूज भी आएंगी अगले ही लेक्चर में, वो सारी चीज़ें फिर से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिए। तो अब यहाँ से x एक ऐसा मतलब x जहाँ सभी x एक धनात्मक पूर्णांक है और उनका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। तो धनात्मक हो पूर्णांक हो, तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। तो अब देखिए 0 तो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो 0 को हम लोग नहीं मानते हैं। तो 0 को अऋणात्मक कह सकते हैं या अधनात्मक भी कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक नहीं कह सकते। तो यहाँ पे धन पूर्णांक बोला है तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। तो 1 आ गया, इसमें आ रहा है एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका स्क्वायर करेंगे 40 से छोटा है, फिर 2 इसका
स्क्वायर करेंगे, ये भी एक पूर्णांक है, धनात्मक है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 40 से छोटा है। फिर 3 को लेंगे, जब 3 को लिया, 3 का स्क्वायर 9 है, 40 से छोटा है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से 4 को लिया, 4 चौको 16, स्क्वायर इसका 40 से छोटा है और ये एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से 5 को लिया, 5 का स्क्वायर 25 और 25, ये 5 भी एक तरह का धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी हो जाएगा। 6 लिया तो 6 छंग 36, स्क्वायर जो है वो 40 से कम है और ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अब 7 को लेते हैं तो 7 सते 49, स्क्वायर 7 के ऊपर गया तो ये 7 इसमें नहीं आएगा, यानी कि इतना ही। इस 7 को अगर हटा दिया जाए इस तरह से तो ये जो अपना समुच्चय बनकर आया यही होता है इसका रोस्टर फॉर्म। तो ये तो था इसका समुच्चय निर्माण विधि और इसको चेंज कर दिया गया है रोस्टर फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आइए एक आध दो उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद बातें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप लोग जाइएगा और एनसीईआरटी बुक अपनी या कोई भी बुक अच्छी है बुरी नहीं है, तो जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो आप उस बुक को उठाइए और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय है, चाहे चैप्टर 1 हो या कहीं पे भी हो समुच्चय, तो उसको आप लोग उसकी पहली प्रश्नावली एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये सॉल्व हो जाएगी। अब आपके पास न जाने कौन सी बुक है उसमें कहाँ तक का प्रश्नावली 1 में दिया हुआ है, तो इसको पढ़ने से एनसीईआरटी तो सॉल्व हो जाएगी और यूपी बोर्ड में हर जगह एनसीईआरटी ही लगती है। उन उदाहरणों को समझने के बाद यहाँ पे 2 उदाहरण आपकी स्क्रीन पे और दिख रहे होंगे। तो इसमें सिंपली जो अपना ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, और सेकंड उदाहरण में समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखा हुआ है इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो हमें सिंपली ये कहा गया है। तो अब इसको दिखाने के लिए स्टेप पहले 1 फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक चिन्ह का यूज करते हैं, तो हम लोग x ही ले लेते हैं। आप लोग कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, नोट में लिखवाया ही जा चुका है। तो यहाँ पे x लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इसका जो एक विशिष्ट गुण होता है उसको लिख देते हैं। तो उसके बाद अब थर्ड स्टेप लगाते हैं। तो इसका फॉर्म कैसा है, तो इसका फॉर्म है यहाँ पे ऐसा लिखिए कि जो x हमें प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस तरीके से प्राप्त हो रहा है कि n ऊपर है, n+1 नीचे है, और n क्या है, n एक तरह की नेचुरल नंबर है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, n एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अब भी इतना भी लिखने पर भी इसका अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। n एक प्राकृतिक संख्या है, अब इसमें हम लोग डालते जाएंगे तो ये तो अनंत तक जाएगा, तो अभी कुछ और है। तो n कैसा है, n जो है वो 7 तक ही है। तो n की वैल्यू जो है वो 7 यहाँ तक लेनी है और यहाँ से 1 तक लेनी है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से दूर करिए। तो जो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर से लेनी है, और 1 से बड़ी लेते हुए हमें 7 के बराबर तक या 7 तक यहाँ पे वैल्यू ले, तो यहाँ हमें इतनी वैल्यू लेनी है। ये गुण पूरा हो गया। x कॉलन लगाया, x ऐसा है कि n/n+1 के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ पे n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है और n 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर या बड़ी होनी चाहिए, और 7 के बराबर या 7 से छोटी होनी चाहिए। ये सब चिन्ह बाद में आपको पढ़ाए जाएंगे आसमीका में। तो इसको सबको हम लोग एक मंझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यही कहलाता है अपना समुच्चय निर्माण विधि। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए देखते हैं दूसरा। तो इसमें देखिए एक ऐसा लिखा है x कॉलन, x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, यानी कि x से जो बना समुच्चय है कि सभी x प्रिंसिपल शब्द के अक्षर हैं। तो x ऐसे समुच्चय का अवयव है जिसके सभी अवयव प्रिंसिपल शब्द के जो है अक्षर हैं। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो पहले इसमें क्या करते थे, सभी को हम लोग कॉमा दे के लिखते थे। तो यहाँ पे P लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, R लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, I लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, N लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, C लिखा। अब उसके बाद देखिए एक I लिखा जा चुका है, एक I फिर से आ गया। तो अब क्या इस I को लिखेंगे? जी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही लेक्चर में बात कर चुके हैं कि इसमें अवयव भिन्न भिन्न होने चाहिए, एक ही अवयव की पुनरावृत्ति नहीं अलाउ है। तो P लिखा, R लिखा, I लिखा, N लिखा, C लिखा, I को छोड़ेंगे, फिर P लिखा हुआ है उसको भी छोड़ेंगे, A लिखेंगे और L लिखेंगे। तो
अब इसको लिखने के बाद इन सभी को रोस्टर विधि में क्या करते थे, एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देते थे। तो इसको मझले ब्रैकेट में बंद कर दिए तो कुछ इस तरह से हो जाता है अपना रोस्टर फॉर्म, और ये हो जाता है अपना समुच्चय निर्माण विधि से में इसको, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा था, समुच्चय निर्माण में इसको बदला, ये समुच्चय निर्माण में लिखा था, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो इस तरह से हो जाते हैं अपने उदाहरण। उम्मीद करते हैं आपको अब ये चीज़ें बदलना आ गई होंगी किस तरह से। तो यहाँ पे जितने भी गुण हैं उन सभी को कॉमा दे दे के या और शब्द का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें संतुष्ट ना हो जाए, यानी कि अब इससे बाहर एक भी, अब इस गुण को फॉलो करने वाला इनमें से बाहर कोई ऐसा अवयव नहीं है जो यहाँ तक आए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो n की वैल्यू जो है वो 6 तक ही ली जाएगी, क्योंकि नीचे n+1 है तो ये 6 तक ही ली जाएगी। जब n+1 आएगा तो ये 7 तक आ जाएगा, नहीं तो अगर 7 रखते हम लोग तो यहाँ पे 6 आता। तो एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होती है ये सारी चीज़ें। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं वगैरह ये सब संख्याओं की कैटेगरी है। इन सभी को जो इसी चैनल पे एक पड़ा हुआ वीडियो है संख्या पद्धति, उसमें इन सब पे डिस्कस किया गया है। तो अगर सेट पढ़ना है तो आपको संख्याओं की जो कैटेगरी है उनको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो देर मत कीजिए, जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समुच्चय के प्रकार पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब इसको पढ़ने के बाद आप लोग सीधा जाइए और एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसका क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर डालिए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आइए चैनल पे, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है। वहाँ पे आप लोग 50 या 60 वीडियो होंगे इस समुच्चय चैप्टर सेट नाम से, समुच्चय नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एनसीईआरटी समुच्चय ऐसा कुछ करके होगा, तो उसको आप लोग देखिए। तो उसमें जो सवालें आपको ना आती हो उन्हीं को देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी चैप्टर, जैसे ये समुच्चय चैप्टर समाप्त होगा इसका PDF आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो कुछ समस्याएं हो, जो कुछ सलाह हो, सुझाव हो, कुछ भी पढ़ाया ना समझ में आता हो या कोई सुधार आप लोग मेरे अंदर देखना चाहते हैं, तो देखिए इंसान दिन प्रतिदिन सीखता है, सुधरता है। तो हमारे अंदर भी अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी दूसरा तीसरा लेक्चर है तो ऑनलाइन पढ़ाते हुए, तो बहुत सारी कमियां होंगी हमारे अंदर भी। तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं अपने अंदर और कर सकता हूं, क्या सुधार कर सकता हूं। तो उसको यहाँ पे करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।